हरे कृष्ण। देखिए कंडक्शन में यहाँ पर आपने कहा कि एक हायर टेम्परेचर पे है और दूसरा पॉइंट आपका लोअर टेम्परेचर पे है। आपने इसको क्या किया, एक रॉड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक रॉड से कनेक्ट किया होगा। अब क्या करेगी, हीट आपकी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो हीट करंट है वो किसके प्रोपोर्शन होगा? सबसे पहली बात टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना कम हीट करंट फ्लो करेगा, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक। अब इसको आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, आई एच हीट करंट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया के ए डिवाइडेड बाई एल, और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। हीट करंट सिंपल हीट करंट का मतलब क्या हुआ? हीट करंट का मतलब हुआ रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? हीट करंट कहते हैं। हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लेंथ के इनवर्स रिलेशन में होता है और एरिया के डायरेक्ट रिलेशन में। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए, कांस्टेंट आ गया के, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये तो लॉजिकली है ना कि मतलब कि जितना ज्यादा एरिया होगा हीट फ्लो उतना ही ज्यादा होगा आपका। अरे रॉड है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा है, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए। आईएच हीट करंट है, रेट ऑफ हीट फ्लो, इसी को हम लोग हीट करंट कहते हैं। पर सेकंड कितना हीट फ्लो कर रहा है। कल आप लोगों का टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन, नहीं नीट वालों को तो है जैसे चल रहा है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन निकालिए, यूनिट क्या होगी देखिए, इसी से आ जाएगा यूनिट।
हाँ तो डायमेंशन निकालिए, मतलब यूनिट निकालिए, डायमेंशन यूनिट निकालिए, यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। हीट करंट क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया? पावर। इसका मतलब ये वॉट हो गया। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, एक कैंसिल हो गया, पर मीटर पर केल्विन। ये यूनिट आ गई के केल्विन है। या डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है। वॉट पर मीटर पर केल्विन। एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक। अब देखिए, ये आपका हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे। आपको इसको रॉड से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब करंट, जो हीट करंट है, वो आपकी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी। यहाँ पे हम लोग दो चीजों के बारे में बात करते हैं। एक होता है स्टेडी स्टेट और एक ट्रांजिएंट स्टेट। देखिए, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि टी इंफिनिटी हो चुका है। मैंने पहले बताया था टी इंफिनिटी कुछ नहीं होती, ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक। मैंने कहा कि स्टडी स्टेट ये भी हो सकता है कि 10 मिनट का हो, ठीक, कि 10 मिनट के बाद स्टडी स्टेट आ चुका है। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग ग्राफ से थोड़ा समझते हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। आप सोचें कि आज की क्लास में सब चीजें क्लियर हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा कि जैसे हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, याद कीजिए एक टर्मिनल वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी स्टोक्स लॉ में। तो मैंने कहा था कि वो वेलोसिटी जहां पे एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका स्टडी स्टेट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टडी स्टेट है, मतलब कि अब वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब कि जो भी चेंजेस आने थे वो आ चुके हैं। अभी आपका स्टडी मतलब कि एक ही सीक्वेंस में मूव कर रहा है, अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे इस टाइम के बाद हम लोग कहते हैं स्टडी स्टेट। अब कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उससे पहले वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो ये होता है आपका ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। तो स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टडी स्टेट का मतलब सिंपल ये कि हम लोग बहुत जगह ये टर्म पढ़ेंगे, ज्यादातर यूज होने वाला है जो हम लोग 12th में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें, ठीक है, कि स्टडी स्टेट आ चुका है। स्टडी स्टेट आ चुका है, इसका मतलब जो करंट है वो कांस्टेंट हो चुका है किसी भी सर्किट में, ठीक है। अब जब वो कांस्टेंट नहीं था, उससे पहले वो फ्लक्चुएटिंग वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। वैसे ही यहाँ पे क्या है, हीट करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब स्टडी स्टेट आने से पहले जो करंट की वैल्यू थी वो वेरिएबल थी, ठीक है, करंट कांस्टेंट नहीं था, ठीक। लेकिन जैसे ही स्टडी स्टेट आ चुका है तो करंट की वैल्यू क्या हो गई है? कांस्टेंट हो चुकी है, ठीक है। तो पहले ये लिख दीजिए, फिर एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। वही है, वैसे पढ़ेंगे।
अभी ग्राफ हम बनाएंगे तो समझाने के लिए जो हमें पता है तो वो ग्राफ बनाए। जैसे भी एक एग्जांपल है स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट को समझने के लिए। यहाँ पे इस ग्राफ का कोई यूज नहीं, ये अलग चीज है, इसको यहाँ पे कंबाइन मत कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ही स्टडी स्टेट आ जाता है, जैसे ही स्टडी स्टेट आता है, तो जो हीट करंट है थ्रू द रॉड वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, पहला पॉइंट। और जो टेम्परेचर वेरिएशन है अलोंग द रॉड वो कैसे वेरी करती है? लीनियरली। और हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ये कंटिन्यूसली लीनियरली क्या होती रहती है? डिक्रीज। और हीट करंट क्या हो जाता है स्टडी स्टेट पे? कांस्टेंट हो जाता है। इसको लिख लीजिए, एट स्टडी स्टेट, मैं लिखवा नहीं रहा, अपनी मर्जी से लिखिए। स्टडी स्टेट आने पे टेम्परेचर अपने हिसाब से अरेंज करता है ताकि हीट करंट कांस्टेंट हो जाए और टेम्परेचर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर लीनियरली वेरी करे। यहाँ से यहाँ टेम्परेचर वेरी कर लीनियरली डिक्रीज होता जाएगा ना, हायर टू लोअर, यही पॉइंट है। यही दूसरा पॉइंट था, उन्होंने बोला था दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं दूसरा पॉइंट बताया। पहला क्या लिखा? हीट करंट कांस्टेंट होगी स्टडी स्टेट पे, ये दो चीज बताई थी। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर और इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर, पहला क्वेश्चन है कि अलोंग द रोड जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? किसी पे भी हो, अलग अलग। तो लिख लीजिए, अलोंग द रोड टेम्परेचर एट ईच पॉइंट इज डिफरेंट। अरे हायर से लोअर जा रहे हैं तो टेम्परेचर हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा ना। अरे ये तो कॉमन सेंस है। ये रॉड है, ये रॉड का कोई क्रॉस सेक्शन एरिया बीच में, ठीक है। ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे है। मैंने कहा कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे कई सारे पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3, तीनों पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा, सेम क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ से मैंने कहा 2 मीटर की दूरी पे एक क्रॉस सेक्शन नजर आया, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। अलग से अपना सेंटेंस मत बनाइए, पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे फंडे को। हीट करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में हमेशा क्रॉस सेक्शन देखा जाता है।
मान लीजिए रॉड है, ये हायर टेम्परेचर पे है और ये आपका लोअर टेम्परेचर। हम लोग किसी x डिस्टेंस पे, मैं कह रहा हूं यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T, और dx एलिमेंट मैंने लिया, ये dx एलिमेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, T प्लस dt, स्मॉल वेरिएशन होगा यहाँ से यहाँ के बीच में टेम्परेचर का। ठीक, मैं सिर्फ इस एलिमेंट को देख रहा हूँ, ये एक एलिमेंट जिसकी लेंथ आपकी dx, ये dx। हीट करंट ऐसे फ्लो करिए हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इस डायरेक्शन में हीट करंट। स्टडी स्टेट पे क्या बताया कि जो हीट करंट होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। तो आपने कहा हीट करंट के ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी, यही है ना फॉर्मूला हमारे पास। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर मैं हीट करंट लिखूं तो आई एच विल बी इक्वल टू के ए, क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इनटू डिवाइडेड बाई एल, एल का मतलब डी एच डी टी, लेकिन माइनस, क्योंकि dt का मतलब क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अलोंग द रॉड अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको आपने लिखा माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये है आई एच। माइनस साइन ये सिर्फ बता रहा है कि करंट के डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। फाइंड energy transferred in 5 seconds. Find energy transferred in 5 seconds. Find energy transferred in 5 seconds.
हीट करंट का मतलब क्या हुआ, डी क्यू ओवर डी टी, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, के ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एरिया आप लोग किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, के की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 10⁻⁴, डेल्टा टी 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल कितना है 10, तो ये आपको हीट करंट की वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि जूल पर सेकेंड, यही हुआ ना, एक सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। आपको क्या करना है, 5 सेकंड में एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इन 5 सेकंड। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ जो भी है ये आ जाएगा, हीट करंट इंटू 5, तो ये आ जाएगा जूल, 5 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर। मेरे से बोला जाए एक पॉइंट है, ये मान लीजिए एक पॉइंट है पी, इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना है जो कि 3 मीटर की डिस्टेंस पे है। Find temperature on the rod which is at a distance of 3 meter from high temperature. अकील कहाँ है? अकील, अतीक, हाँ कहाँ है? और पलक, पता नहीं। हीट करंट तो कांस्टेंट होगी ना, ये रॉड है, यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। इस वाले पॉइंट पे जो कि 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, मेरे को टेम्परेचर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हीट करंट तो कांस्टेंट है, हीट करंट कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू आ रही थी आपने लिखा था, के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, ये था ना। तो यहाँ पे भी इसको सिर्फ ले लीजिए इतने क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए डेल्टा टी 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल, यहाँ से निकाल दीजिए टी, जो भी आ जाए देख लीजिए निकाल के कितनी वैल्यू आ रही है। कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। वैसे भी कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में दिया हुआ कुछ भी मेंशन नहीं किया तो स्टडी स्टेट पे, हाँ 70 है।
किसी भी x डिस्टेंस पे जो टेम्परेचर होगा वो एज ए फंक्शन ऑफ x होगा, ये निकालो। फाइंड टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ, स्टडी स्टेट। फाइंड टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x। ये आपका हायर टेम्परेचर है और ये आपका लोअर टेम्परेचर है, और रॉड की लेंथ दी हुई है L। तो किसी भी x पोजीशन पे आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर। ए मान लीजिए, कैपिटल ए मान लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया को कैपिटल ए मान लीजिए। देखिए, यही टाइम होता है जो आपको डिसाइड करवाता है कि नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आखिरी वाले जब चैप्टर चल रहे होते हैं ना, तो कई लोग 11th स्टडिंग में उनको 10th वाली आदत पड़ी होती है स्कूल की। ठीक है, कि आखिरी एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो कभी नहीं कहता कि एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दोनों को बैलेंस बनाते हुए चले, अगर आप लोग भी स्कूल गोइंग हैं, तो दोनों को अगर बैलेंस बनाते हुए चले कि हमारा सिलेबस कम से कम 70% तो हो चुका है, मैं सिर्फ 70% को अच्छे से पढ़ लूँ, 30% छोड़ दीजिए। या तो स्कूल वाले में क्या आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ जिनके भी स्कूल के पेपर है, मेरे से अलग से पूछ लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे से पढ़ लीजिए, मैं अलग से टाइम दे दूंगा। लेकिन अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि मेरे स्कूल के पेपर है। मैं 2-3 बार यहीं पे क्लास में अनाउंस कर चुका हूँ ना कि स्कूल के पेपर हैं। हाँ, तो कब पूछेंगे? कल एग्जाम होगा तो आज। हाँ, तो ऐसे चमके ले, लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा ना क्या है, इस दिन पेपर है, तो आप बता दीजिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं तो पूरे ग्रुप सभी के लिए कह रहा हूँ। ठीक, और जैसे कि अभी क्लास 2-3 दिनों से इशिता नहीं आ रही, मानसी नहीं आ रही, गोलू नहीं आ रही, वो एग्जाम के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, पलक नहीं आ रही, और एक अतीक, वो भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये जो आखिरी के चैप्टर्स होते हैं ना, ये लगता है कि है आसान, लेकिन होता नहीं। वो देखने में लगता है, अरे रुक जाइए, मैं कुछ बात करूं, बीच में आप बोलते रहेंगे आगे आगे, तो मैं फिर छोड़ ही दूं अपनी बात। थोड़ा सा मैनेज तो सीखे कि अगर कोई बात करे तो पहले बात कंप्लीट करूंगा, बीच में आप आंसर के पीछे पड़ जाएंगे, और जब मैं क्वेश्चन के पीछे पढ़ूंगा तब फिर आंसर नहीं आएगा। मैं कोई चीज समझा रहा हूँ तो उसको पहले समझने की पूरी कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो आखिरी के 1 से 1.5 महीने कहे जाते हैं, बहुत तेजी में पढ़ाया जाता है, मैं तभी स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, या आपको विश्वास नहीं है, आप देख लीजिएगा, इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट है हर जगह देख लीजिएगा, एसएचएम, वेव और केटीजी, वो 1 हफ्ते के अंदर खत्म करवाते हैं, या मैक्सिमम 4 या 5 लेक्चर। उसके पीछे 2 कारण होते हैं। 80% एसएचएम और वेव तो फैकल्टी को ही नहीं आती, सच्चाई है। 80% एसएचएम और वेव फैकल्टी को ही नहीं आती है। वो सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा देंगे, आपको बोले कि हो गया, काम हो गया। और आप लोग भी आखिरी में बोलते हैं जल्दी जल्दी सर, जल्दी पढ़ा, एग्जाम आ रहा है मेरे स्कूल का।
ठीक है, वो भी चलता बोलता और भी आसान है, हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो जल्दी में 3 दिन के खत्म करवा के छोड़ देता। और जब एग्जाम, जब फाइनल आ जाता है ना आपका, क्या अगस्त सितंबर आ चुका है, अब आपके जेई के पेपर है 4 महीने के बाद, जब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आप देखने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हर दूसरे पेपर में तो वेव और एसएचएम के क्वेश्चन मिल रहे हैं, और जो पढ़ा तो उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा, ठीक। तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर मैंने कहा कि 2 महीने के बाद आपके पेपर हैं, तो आपको पूरे 2 साल याद आने लगेंगे कि बस अब मेरे टाइम पास आ गया जिसकी प्रिपरेशन में कर रहा था अभी तक, ठीक। तो उस समय उस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं कि छोड़ो हटाओ, जितना पढ़ा उसी को हम लोग मजबूत कर लें। अरे एसएचएम वेव है बहुत इजी, और इजी पार्ट को ही मैंने छोड़ दिया। मैकेनिक्स में कभी 100% कॉन्फिडेंस मत रखिएगा कि हो जाएगा, क्योंकि अगर एक छोटा सा पॉइंट भी अगर दिमाग से निकल गया, ठीक है, कुछ का कुछ पहुंच जाएंगे। अभी तो थोड़ा दिमाग रिलैक्स है तो आप लोग सोच भी लेते हैं, एक बार सोचते हैं इस तरीके से नहीं आया तो दूसरे तरीके से आ गया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो एक ही मौका मिलेगा सोचने का कि आपने एक बार में क्या सोचा। एक छोटा सा भी फोर्स अगर आपके दिमाग से मिसप्लेस हो गया, फ्रिक्शन लग रहा था, उसको भूल के लेना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो इजी पोर्शन है फिजिक्स का, उस पे कमांड होना चाहिए, और इजी पोर्शन आपका आफ्टर रोटेशन पूरा स्टार्ट हो चुका है, और यहां से आपको कम से कम हर एक पेपर में 20-25 नंबर की मिलेंगी मिलेंगी। छान मारिए जितने पेपर हुए आईटी के, और नीट वाले भी। नीट वाले में तो 50 नंबर का आता है यहाँ से सेकंड पार्ट से। मैकेनिक्स को 35 नंबर हटा दीजिए, 50 नंबर मायने रखते हैं, 50 से 60 नंबर, 10-12 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। कभी कोई तो 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 80 नंबर के यहीं से ले लिए। और इजी पोर्शन पे हम लोग ध्यान नहीं देते। स्कूल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। और मेरे को तो पहले ही से पता था ना, जब एडमिशन लिया था कोचिंग में, तब भी मेरे को पता है अगले साल मार्च में होगा स्कूल का पेपर। ऐसा तो नहीं था ना, हर दिन मेरे को पता था कि मार्च में होने वाला है पेपर। जब दिसंबर में आए तब भी मेरे को पता है कि 1.5 महीने के या 2 महीने के बाद पेपर आने वाले, मेरे 6 चैप्टर हुए कोचिंग में, तो मैं प्रिपरेशन पहले से रखूंगा ना। और आप लोगों की आदत है 10th वाले की 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और मेरे को पैनिक सिचुएशन घर पे क्रिएट कर देंगे कि दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं गधों की तरह। गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सिलेक्शन कभी नहीं होता, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जो गधों की तरह मेहनत करता है ना, वो उसको पहले ही पता होता है कि इसका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, और फैकल्टी को पता होता है कि कौन घोड़ा है कौन गधा है, क्योंकि फैकल्टी समझा रही है कि थोड़ा डायरेक्शन चेंज करो, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करो। गधों की तरह इस चैप्टर के पीछे पढ़े रहोगे, पता चले वो चैप्टर एग्जाम में नहीं आता ज्यादा वेटेज का। मेरे को तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी ना। मैंने सॉलिड में अगर मैं मान लीजिए 20 लेक्चर ले लेता, मैं सॉलिड, अरे पिछले 10 साल के तो सॉलिड मैंने करवाया नहीं, ठीक है। तो उस वाले पार्ट में बच रहा हूँ, जो आया ही नहीं है तो उसको अभी से मैं उसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं, जिसमें आने की तो मेरे को पीएचडी थोड़ी ना करनी है फिजिक्स में। पीएचडी कीजिएगा जब आप लोग एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद करते रहेगा जहां पे आपकी इच्छा हो, जिस फील्ड में करने की इच्छा हो। वो तो ओपन है ना आपके लिए, मार्केट है, ओपन मार्केट है। इंजीनियरिंग कर लीजिए, जिसमें आपको पीएचडी करनी हो उसमें पीएचडी कीजिए। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि इंजीनियर आपका फिजिक्स में नहीं कर सकता, और जो इंजीनियर होता है उसका ज्यादा दिमाग चलता है, पहले बता दो। एमएससी और जो पीएचडी किया हुआ फिजिक्स में, उससे भी ज्यादा तेज दिमाग चलता है, क्योंकि उसने सभी तरीके के सब्जेक्ट पढ़े हुए, तो हर चीज को अप्लाई करने की कोशिश करता है वहां पे। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोटेशन खत्म हो चुका है, इन सब की प्रैक्टिस तो ऐसे कीजिए कि एक भी क्वेश्चन गायब ना हो। अगर एग्जाम में आया तो आपकी श्योरिटी होनी चाहिए कि 100% ये तो मेरा हो ही जाएगा। तो अभी आपका टाइम आ गया है सेकंड पार्ट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का। जो फर्स्ट पार्ट मैकेनिक्स है उसको पहले लिख कीजिए, 1-2 घंटा टाइम दीजिए रोज, या 2 दिन के बाद दीजिए टाइम। लेकिन इसमें तो इतने क्वेश्चन कर जाइए ना, 1000 क्वेश्चन कर जाइए कि कहीं से भी क्वेश्चन है तो पता रहे कि हाँ ये मैंने किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को अगर आपने नहीं देखा होगा तो फंस जाएंगे एग्जामिनेशन में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे मैं क्योंकि आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से देखा आप लोग मैकेनिक्स के पीछे पड़े हुए हैं,
पढ़िए मत, इसके तो क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं रहा। 10 दिन निकल चुका फ्लूइड पढ़ाते हुए यहाँ तक आते हुए, हो गया ना, लगभग 2 वीक हो गए, और आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। रोटेशन में कमांड ले लिया और रोटेशन का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो रोटेशन का 2 क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। और जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ना, तो रोटेशन में 15 मिनट का टाइम दे चुके होंगे आप, और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बोलते ये तो हो जाएगा, फिर से पढ़ेंगे इसमें क्या पूछा, फिर से पढ़ेंगे इसमें क्या पूछा है, पसीने छूटने लग जाएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन जब नहीं हिलता ना, तब पसीने निकलने लग जाते हैं। रोटेशन में पसीने नहीं छूटेंगे, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, ठीक है आंसर, ये बाद में फिर से इसको देख लेंगे, क्योंकि पहले पता है वो हार्ड टॉपिक है, क्योंकि आपका दिमाग ऐसी मेंटली प्रिपेयर हो चुका है कि मेरा हार्ड टॉपिक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करता। लेकिन a प्लस बी इज इक्वल टू सी, उसमें अगर एक गलतियां हो रही है ना, तब वो आपको तो हालत खराब कर देगा, छोटी सी सिली मिस्टेक। मैं इसलिए कह रहा हूँ खासतौर पर आईटी वालों, ये स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, फ्लूइड और ये वाला पार्ट हलवा है, लेकिन गरम खाए ना मुंह जला देगा, ठीक है ना, इसे बोल रहा हूँ हलवा है कि इसमें पेशेंस रख के क्वेश्चन को टैकल करने की आवश्यकता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को इसमें अगर नहीं टच किया, इसमें कॉन्सेप्ट हुई ना बहुत ज्यादा। अब खुद एक बार सोच के देखिए फ्लूइड में क्या कॉन्सेप्ट था, बाय एंड फोर्स था, बस वही एक इक्विलिब्रियम पोजीशन की लगानी थी, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और एक प्रेशर का जो हमने रेस्ट पे पढ़ा था, और एक बर्नौली, 3 कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर ही है, और आखिरी में सरफेस टेंशन। और यहाँ पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो बस हीट के बारे में बात करेंगे, और एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया कि हाँ ये तरीका करने का, सब क्वेश्चन होते चले जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद मेरे को होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे को ज्यादा चाहिए, और इजी इजी कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जहां से मिले, अगर मैंने जो शीट दी उसी में से नीट वाला भी कीजिए, क्योंकि मेंस में बताया नीट वाला क्वेश्चन एज इट इज पूछ दिया कई बार, उससे आपके सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आईटी वालों का फर्स्ट लेवल कीजिए बस, सेकंड लेवल पे नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं आपके लेवल का, वो पूछा ही नहीं कभी, तो मैं उसकी प्रैक्टिस क्यों करूंगा। फर्स्ट लेवल भी नीट के ऊपर, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अपनी चेंज कीजिए। आखिरी समय पर होता है गड़बड़ करते थे स्टूडेंट, और मैं पिछले 10 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से कि फ्लूइड का ये कैसे होगा, मेरे को लगा कि पता नहीं लगता, सब आता है, आता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है उसकी। प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे डाउट, तो इसे बोला उस वाले पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर रोटेशन का नहीं भी हुआ तो रोटेशन के कितना 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, एडवांस में भी आएगा, तो 2 क्वेश्चन उसने रोटेशन के पूछे, उसको साइड में हटाइए ना, 23 क्वेश्चन, 23 को अटेम्प्ट कीजिए, और 23 में से कम 3 क्वेश्चन भी इसके पूछ दिए, हलवा नंबर है। अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी ना, क्लियर होगा। इसमें बस मैथ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सिलेक्शन लेना है कि पीएचडी करनी है, बस। और जब आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे ना, और जब फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे तो सोचेंगे फिजिक्स क्यों पढ़ी थी इतनी ज्यादा डिटेल में। 1% भी यूज नहीं होना इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, 1% भी नहीं। वो तो इतनी फिजिक्स इसलिए पढ़ ली ताकि आपका लॉजिकल वे में सोच पाए, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके लॉजिकल बेस पे ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, मैकेनिकल पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस भी रहता है, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में जो सबको पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज कीजिए, मेरे को सिलेक्शन चाहिए। एक एग्जांपल ले लें तो रेजोनेंस का ही, जो बगल में, उसने मेंस के हिसाब से भी 5 ही चैप्टर करवाए, ठीक है, एरर करवाया है, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, और एलएनएम, और 12th का ऑप्टिक्स। पेपर तो आ गया फेब में, अगले हफ्ते मंडे से तो पेपर है मेंस का, ठीक है। और सोचिए अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो गई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने में, 5 महीने में 5 चैप्टर, मतलब कि वो बंदा पीएचडी करवा रहा है। स्टूडेंट को बहुत मजा आ रहा है वहां पे, सिलेक्शन नहीं होगा मैं तो लिखित दे दूं, अरे पढ़ाई नहीं तो,
अब वो ऐसे चैप्टर पे पीएचडी करवा रहा है क्योंकि पता है कि इसमें स्टूडेंट कुछ पूछ नहीं पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं ना, क्योंकि मैकेनिक्स में तो आपको इतनी नॉलेज है ही नहीं। पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स में इतनी नॉलेज थोड़ी ना है, जितना पढ़ा जाए तो उसके हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी एडवांस दो क्वेश्चन लेके अगर ड्रॉपर वाले बैच को करवाने लग जाता, एक एक घंटा उसी में लगाते, 1 घंटे में आराम से एक क्वेश्चन करते। मैंने ड्रॉपर बैच को एक एक चैप्टर में एक या दो, इससे ज्यादा एडवांस क्वेश्चन करवाए नहीं, क्योंकि मेरे को पता है पहले मेंस निकालेंगे तभी तो एडवांस में जाएंगे। तो उसमें 5 महीने में 5 चैप्टर करवाए, मैंने 5 महीने में 27 चैप्टर करवाए। अब चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा तो कहां से होगा। और आगरा का मार्केट सही में लिटरली बहुत खराब है, ठीक है। स्टूडेंट पता नहीं कैसे सोचता है, मेरे को नहीं समझ आता। स्टूडेंट सही डायरेक्शन में सोचता ही नहीं है, वो गधों की तरह चलता है। एक एग्जांपल दूं, 10th के बच्चे आते हैं कुछ, है ना, एक दो क्लास ली थी, तो उसको पता नहीं 10th की आदत होती है कि मैं तो जिस ट्यूशन टीचर से पढ़ रहा हूँ बस वही मेरे लिए भगवान है, ठीक है। तो उसने मेरे से बोले, क्योंकि वो 5वीं कक्षा पढ़ाता है उसको, ठीक। तो एक लेडी है, वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाती है, एसएसटी भी पढ़ा रही है, ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ा रही है, ठीक, और उसका बायो मैथ साइंस सब है, ठीक। उसके गार्जियन बोलते हैं कि वो टीचर देखे, मैं बोला ऐसे टीचर से तो मैं भी मिलना चाहूंगा, ठीक। इतनी दिन हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन ऐसे किसी प्रोफेसर को भी नहीं देखा। वो तो कहते हैं ये मेरी फील्ड नहीं है। मैथ्स का भी छोटी सी क्वेश्चन आती है, वो तुरंत कह देते हैं मेरी फील्ड नहीं है। क्या उसको मैथ्स नहीं आती है? इंटीग्रेशन प्रोफेसर का आईआईटी का बहुत अच्छे तरीके से आती होगी, हम लोगों से बहुत ज्यादा आती होगी, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे फील्ड में कूदना नहीं चाहता। क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि मेरे को एक्सपर्टाइज चाहिए, जो इस फील्ड का एक्सपर्टाइज हो, तभी तो चीजों को सिखा पाएगा। पीएचडी का मतलब क्या होता है? मेरी जो पीएचडी चल रही, छोटा सा टॉपिक है थर्मोकपल का, जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ के निकाल देते हैं, और डेफिनेशन भी रियली कहीं एक लाइन की मिलती है थर्मोकपल की, ठीक है। IEEE ट्रांजेक्शन में मेरे पसीने निकल देते, 8-9 महीने के बाद जाके मेरा एक IEEE ट्रांजेक्शन हुआ। मुझे कुछ नया करके दिखाना था मेरे को, तो वो उसका एक लेक्चर मैंने लिया था, तो उसने बोला सर को कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो मेरे को हंसी में 10th वाला बच्चा क्या कर देगा, लेकिन उसके पीछे क्या है, जो टीचर उसको पढ़ा रहा है, मिस गाइड यहाँ पे करने वाले बहुत सारे लोग, वो उसको सही रास्ते पे जाने नहीं देना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे साथ ही रहेंगे, और उसी के साथ वो 11th भी करेगा, 12th भी करेगा, अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो, ठीक। तो वो चीजों को बर्बाद कर देता है, और चीजें बर्बाद हो जाती हैं। 12th भी ले लेता है, ड्रॉपर में जाके कहीं पे एडमिशन ले लेगा, ठीक, और उसके बाद 1 साल के बाद आएगा, बोलेगा मेरा तो कुछ नहीं हुआ, तो यही वहीं भटकता हुआ नजर आ जाएगा। होता है कि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट होते हैं ना, भागते हैं कोटा, जितने स्टूडेंट कोटा भागते हैं, कोटा का सिनेरियो नहीं पता, 1% सिलेक्शन होता है स्टूडेंट का। मैंने बोला ना, आप लोग तो सिर्फ पेपर पढ़ते हैं, जो असल मार्केट में है, मतलब कि जो फैकल्टी असली मार्केट में खड़ी है, उसको पता है कहाँ पे क्या सीन है। तो वहां पे जब फैकल्टी पढ़ा रही होती है ना, कोटा में बंसल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक, एक बैच में कम से कम 700-800 बच्चे बैठते थे, माइक के साथ पढ़ा रहे हैं, जिसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो अपना समझे, ठीक है। मेरे को 2 घंटे का लेक्चर लेना है, मेरे पास है कितना कंटेंट खत्म करना है आज के दिन में, मैंने खत्म कर दिया और निकल लिया। और ज्यादातर स्टूडेंट कोटा इसलिए भागते हैं कि थोड़ा सा फैमिली से दूर रहें, वो अभी भी बैचलर लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। बिगड़ने के लिए 10 मिनट का काम चाहिए बस, बिगड़ने के लिए। एक बार स्टूडेंट को बोले ना कि कई सारे होते हैं स्टूडेंट सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो उनको बोले कि चलो एक बार पी के देख ही लेते हैं क्या हो जाएगा। एक बार पिएगा, खांसेगा, बोलेगा नहीं अच्छा नहीं है, पहले दिन सोचे एक बार फिर से पी के देखता हूँ, देखो क्यों खांसी आ गई, मेरे फ्रेंड को तो नहीं आई, बस उसको आदत लग जाएगी, फिर ड्रिंक की आदत लग जाएगी, फिर घूमने की, आवारागर्दी करने की आदत लगेगी। ये आदत ऐसी लगती है, और हफ्ते दिन के अंदर वो वहां पे घूमना फिरना और बस ये गुंडागर्दी करना स्टार्ट कर देता, और कुछ नहीं। अब कोटा में सिलेक्शन 1-2% से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वहां से स्टूडेंट ही 2 करोड़ के आसपास में, तो 2% भी नजर आता है कि हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना। करोड़ों की आबादी में स्टूडेंट है वहां पे भरे हुए,
ठीक है, गली गली कुचल कुचल में है। ठीक, करोड़ मतलब ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं गिनती थोड़ी ना गिन के बैठा हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ ना, मतलब की संख्या बहुत ज्यादा वहाँ पे स्टूडेंट। ठीक, तो उसमें और वो बताए 2 साल मेडिकल में तो 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले वहां पे हैं। ठीक है, तो वो जब बैच होता था, आकाश में भी, आकाश से दिल्ली में भी 12-12 साल स्टूडेंट तैयार मतलब तैयारी करते हुए मिलेंगे। ठीक है, वो एलन से आए हुए, कहीं कहाँ से आए हुए, हर जगह का उनका पानी पिया हुआ उन्होंने। ठीक है, फिर सोचते हैं चलो एक बार यहाँ पे पानी पी के देख लेते हैं। तो ड्रॉपर बैच में इसलिए हमेशा एक्सपीरियंस फैकल्टी को भेजा जाता है। जो ड्रॉपर बैच होता है 11th-12th को नहीं पढ़ाता कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी, उसको तो जो नए फैकल्टीज होते हैं वो उसके साथ घिसते हैं, 11th के साथ, 12th के साथ। और ड्रॉपर में एक्सपीरियंस फैकल्टी को भेजा जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, तो जो सामने बंदा बैठा हो वो 10 साल पढ़ा हुआ उस कंटेंट को। ठीक है, वो तो घुमा के पूछेगा, क्योंकि वो इसलिए बैठे रहते हैं, वो मुनिम होते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट की बहुत तारीफ किया करता था, क्योंकि ड्रॉपर में स्पीड होती है तेज पढ़ाने की। वो तुरंत बोल देता था, सर आपने ये टॉपिक तो बताया नहीं। मतलब थैंक यू सो मच, मेरे को बताना था, आपने याद दिला दिया। ठीक है, तो मैं तुरंत उस टॉपिक पे आ जाता था। ठीक है, तो उन सबको हमेशा बोलते रहता था तुम तो ध्यान देते रहना कि कौन कौन सा टॉपिक मेरे स्किप हो रहा है, और वो लिटरली ध्यान देते थे पूरे साल में। ठीक है, और अगले साल फिर से किसी और इंस्टीट्यूट में होंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं मुनीम जो कोठा तैयार करते हैं कि मेरे पास इतना कंटेंट है, और सिलेक्शन कभी नहीं होगा उनका। ठीक है, और डॉपर बैच में हमारे आकाश में एक बहुत अच्छी फैकल्टी थी, बहुत मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं कहूंगा, 2 साल का ही एक्सपीरियंस था। उसको जबरदस्ती ड्रॉपर बैच में भेज दिया, मैं मना करते रह गया, मैं बोला नहीं संभाल पाएंगे। 100 बच्चे हैं उसमें से 10 तो ऐसे बिगड़े गए, उसको रुला देंगे फैकल्टी को। और लिटरली वो रोते हुए बाहर निकला था, क्योंकि बेइज्जती फीलिंग होने लग जाती है जब आप सामने खड़े हैं ना, सामने 100 बच्चा बैठा हुआ है या 100 स्टूडेंट कोई भी हो, अब वो क्वेश्चन तो पूछे गए, क्योंकि वो सेफ साइड में है। और स्टूडेंट को यहाँ पे खड़ा कर दूं उसी को, उसके पसीने छूट जाएंगे एक क्वेश्चन पूछने पे। ठीक, तो उसको उसने खड़ा किया, और वो क्योंकि मेरा लेक्चर दूसरी जगह था, मैं जा नहीं पाया, तो उसने वो रोते हुए बाहर निकला। मतलब सर क्या हो गया, वो नहीं सर ऐसी क्लास में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो 10 मुनीम बैठे हुए थे ना, वो अपने क्वेश्चन पूछने में लग रहा, आता कुछ नहीं था क्योंकि पोथा तैयार था उनका। ठीक है, कि हाँ ये चैप्टर है, इसमें ये टिपिकल क्वेश्चन इसको पूछा जाए, क्योंकि नए फैकल्टी पे सब अपनी पीठ छोड़ते हैं। ठीक है, कि देखें तो कि क्या नॉलेज है। ठीक, तो ये सिनेरियो रहता है। अब मेरे को फीलिंग इसलिए नहीं आती थी कोचिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं समुद्र से उठ कर आया था, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा कर आया था। ठीक है, तो 3rd ईयर फाइनल ईयर को पढ़ाता था, तो मेरे को तो 11th-12th के बच्चे मेरे को लगते थे कि कहाँ छोटे बच्चों के बीच में आ गया। तो उन सबकी हरकत भी मेरे को थोड़ी अजीब उटपटांग टाइप की लगती थी, मतलब ये कौन सी हरकत है, बचकाना हरकत। ठीक है, तो वो फीलिंग मेरे को फर्स्ट क्लास ही मेरे को ड्रॉपर बैच दिया गया था, और इससे मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तो कितने सेमिनार ले चुका। तो मेरे सामने 2 स्टूडेंट बैठा हो या हजारों की संख्या में भीड़ हो, मेरे नाम मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को तो लगता है मैं ब्लैंक अकेला खड़ा हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा, नहीं आएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे को फिजिक्स 100% थोड़ी ना आती है, बस आपसे थोड़ी ज्यादा आती है बस। कभी यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोग वहां पे बैठे हुए। ठीक है, तो जो सामने खड़ा होता है उसको आपसे थोड़ा ज्यादा आता है, इस चीज को समझिएगा। अब कोई भी कहे कि मेरे को तो पूरी फिजिक्स आती है, मेरे को पूरी केमिस्ट्री आती है, वो बेवकूफ है। वो बोलने वाला इंसान ही बेवकूफ है। 100% तो भगवान को नहीं आती। ठीक है, बस थोड़ी ज्यादा आती है, फिजिक्स बहुत वास्ट है। और फिजिक्स में मेरी पीएचडी भी नहीं है, फिजिक्स में मैंने 11th-12th की पढ़ी थी, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ी है तो उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने का पता है कि हाँ कैसे कैसे सोचा जा सकता है क्वेश्चन को लेकर। तो इसलिए ये सब चीजें बताने का यही था कि अगर आपके आस पड़ोस वाले ऐसे हैं, गाइडेंस होता है, प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। कि अगर किसी को आप देख रहे हैं कि छोटा भाई बहन है, सही राह पे नहीं जा रहा, तो कम से कम उनके पेरेंट्स को तो बताइए। आगरा में कई सारे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में चलते हैं। और यहाँ पे दोस्ती यारी बहुत है, कि मेरे फ्रेंड ने वहां ले लिया, इसमें मैं भी वहीं लूंगा। इंजीनियरिंग क्यों करनी, मेरा फ्रेंड कर रहा है इसमें मैं भी वही करूंगा।
उसको ये नहीं पता क्यों करनी है, कैसे करनी है, क्या है इसके पीछे सीन, उससे इसको कोई लेने देना नहीं। क्योंकि तो अब तो 1 साल हो गया, बहुत सारे लोगों से मिल लिया आगरा में, ठीक है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा खराब ही रहा है यहाँ का मेरा, ठीक, क्योंकि कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोचिंग इंडस्ट्री वाले फैकल्टी से भी मैं मिला हूँ, उनका भी माइंड सेटअप ऐसे ही है। यहीं पे एक एग्जाम्पल, नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, उनसे कोई डाउट पूछते हैं तो उनको कमरे में अलग से ले जाते हैं, ठीक है, कि डाउट पूछना तुम मेरे केबिन में आना, यहाँ पे साइड में आके पूछो, ठीक है, और उधर तो बताएंगे जो भी है, ठीक है, बच्चा भी खुश कि फैकल्टी मेरे को अलग से ले जा रहा है, मेरे पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, उसको क्या मतलब कि मेरा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना, वो भी मौज ले लेता, फैकल्टी भी मौज ले लेते, दोनों मौज लेके निकल जाते, ठीक है। ज्यादा क्या, आपने क्वेश्चन पूछा मेरे को नहीं आएगा, तो मेरे को उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग भी इंजीनियरिंग वालों ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा, वो ऑन द स्पॉट मेरे को नहीं आया समझ में, मैंने बोल दिया अभी नहीं, तो कल देख लेंगे, बाद में देखेंगे। तो ये अच्छी आदत होती है, और ये आदत आप भी मेंटेन कीजिए। मेरे से कोई डाउट पूछता है तो अलग से नहीं बोलता है कि इधर आओ तुम्हें अलग से बताता हूँ, जहाँ पे खड़े वहीं पे बोलता हूँ, ठीक है यहीं पे पूछ लो, क्यों हो सकता है कि आपके चक्कर में 2 लोगों को और आ जाए समझ में, या उसके दिमाग में कोई ऐसा concept हो जो मेरे ऑन द स्पॉट ना आ रहा हो, उसने बता दिया कि हाँ ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपस में पूरे कंक्लूडिंग पार्ट यही है कि आपस में आप लोग ग्रुप स्टडी किया कीजिए, कि आपस में कोई भी टॉपिक है उसको पढ़िए और सामने वाले से पूछिए, क्लियर, जितनी बार कॉन्सेप्ट एक दूसरे से पूछेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो बिगड़ेगा नहीं, हाँ ये असली चीज, और पहले आपको ऑन द स्पॉट आंसर मिल जाए तो वो अच्छी चीज नहीं होती है, फिर आप तो दिमाग लगाना छोड़ देंगे कि इस क्वेश्चन में क्यों सोचे, और थोड़ा सा आखिरी चैप्टर्स में ध्यान दीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कम से कम 11th का रोटेशन के बाद वाले जितने चैप्टर्स हैं, अगर 25 क्वेश्चन है तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। आपका आईआईटी मेंस बताए टिपिकल नहीं बनाता पेपर, एडवांस टिपिकल होता है, उसमें से कम 18 क्वेश्चन इजी देगा वो, इजी मतलब एवरेज और थोड़ा सा एवरेज के आसपास, मेंस में 3-4 क्वेश्चन होंगे वो टिपिकल होंगे, मेरे को वो 3-4 क्वेश्चन से बचना है कि मैं उसको आखिरी में अटेम्प्ट करूं, कि मेरे को पता चल गया, मैंने पढ़ा, एक बार पेन चलाया नहीं आया, तो वहीं पे सोच लेना चाहिए कि लगता है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, और पहली बार आंसर मैच कर जाए फिर दोबारा ट्वाइस थिंकिंग जरूर होनी चाहिए कि पहली बार क्यों मैच कर गया, कि लग रहा है कहीं पे कुछ मिस कॉन्सेप्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि जल्दबाजी में ये होता है कि बहुत तेजी में करते हैं आंसर मिल जाता है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो, ठीक है, 2 into 3 मेरे साथ कई बार होता है, मैं बताते लिखते समय भी कभी 2 into 3 दिमाग में चल रहा है 6, यहाँ पे लिख दिया 5, मैंने यहाँ पे समेशन कर दिया और दिमाग में चल रहा था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दिमाग सोचता कुछ और है, लिख गलती से कुछ और देता है, इसी को तो सिली मिस्टेक कहते हैं। इसे जब भी एक बार आंसर आ जाए उसको फाइनलाइज मत कीजिए, कम से कम एक बार उसको दोबारा से रिकॉल जरूर कर लीजिए कैलकुलेशन पार्ट को, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस करें तो 25 क्वेश्चन पता है 40 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए, 20 मिनट होना चाहिए दोबारा सोचने वाला टाइम, अगर मैं हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ तो आप तो क्या 1 घंटे में 25 ही तक या 20 तक ही पहुंच ही पाते हैं, या आपको प्रैक्टिस लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, तब आपके 1 घंटे में 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, आईआईटी के एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में भी 25 नहीं हो पाएंगे, अगर यहाँ पे 1 घंटे में 25 नहीं हो रहे, यहाँ पे आपके 40 मिनट में होने चाहिए या 35 मिनट में होने चाहिए 25 क्वेश्चन, आपको एग्जामिनेशन हॉल की माहौल यहाँ पे क्रिएट करना, उसका तरीका यही है, टाइम को कम कर दीजिए, तभी तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, क्या हाँ पहले एग्जामिनेशन हॉल में 3 मिनट मिल जाए क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे आपने 1.5 मिनट कर दिया क्वेश्चन के लिए, अब सोच के देखिए 1.5 मिनट में उस क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, और घर पे भी असाइनमेंट की प्रैक्टिस करें, नीट वाले कोशिश करें 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना लगे, टाइमर सामने लगा के बैठिए, भले फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर, इसे वो कहते हैं धीरे धीरे करके आएगा, अब रोज प्रैक्टिस करेंगे 365 दिन,
तब जाके आपको लगेगा कि 6 महीने के बाद अब मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी हो गई, अब आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। क्वेश्चन करना और टाइम के अंदर करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चन तो आप ऐसे बैठे रहेंगे तो हो सकता है आधे घंटे में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। एडवांस से क्वेश्चन को 2-3 बार सोचा, गलत गलत तरीके से आंसर पहुंच जाएगा। लेकिन वो होता है ना कि 3 मिनट के अंदर करना था उसको तुम्हें, तो वो सिचुएशन क्रिएट कीजिए। असाइनमेंट सॉल्व करें तो उसके लिए भी क्रिएट कीजिए। यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्व करें 10-10 क्वेश्चन रोज कीजिए। कल से स्टार्ट कर दीजिए फ्लूइड के क्वेश्चन करना। अब फ्लूइड के क्वेश्चन 10-10 कर रहे हैं तो 10 लोग 4 लोग बैठेंगे अलग अलग और 10 मिनट में देखिए, मान लीजिए 2-2 मिनट का टाइम दिया आईटी वालों ने, ठीक है, 20 मिनट में देखिए कि प्रखर ने कितना किया, आयुष ने कितना किया, मिहिर ने कितना किया। एक कंपटीशन की भावना भी आएगी, क्या मैंने 20 मिनट में इतने क्वेश्चन किए, तुमने कितने किए, कितने करेक्ट हुए। किसी का हो सकता है पहला करेक्ट हो, किसी का हो सकता है कि 10वां करेक्ट हो, और जिसका इनकरेक्ट है आपस में डिस्कस कीजिए, और जो नहीं आ रहा उसको पूछ लीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते डाउट पूछेंगे ना तो वो ज्यादा आसान होगा। अब एक ही बार में 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, पूछते समय भी कई बार होता है कि आपका कुछ पॉइंट स्किप हो गया, मेरे को ज्यादा क्वेश्चन पूछना था मैं पूछ नहीं पाया, आयुष ने पूछ लिया उसको टाइम मिल गया। तो थोड़ा थोड़ा पूछे ना, रोज 10-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हर एक के डाउट आएंगे, एक दो आएंगे। अगर आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं तो 10 में से ऑन एन एवरेज में 3 डाउट मानता हूँ जो मेरे लिए होंगे, ठीक है। तो 3 डाउट बताना मेरे लिए भी कन्वीनियंट होगा, और बैठ के 40 डाउट बताना मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात हो जाएगी कि 40 डाउट बताने में को अलग से टाइम देना पड़ रहा है। 3-3 डाउट तो आप लोग 10 मिनट का टाइम देके बैठ सकते, मेरे पास भी 10 मिनट का टाइम बैठा हूँ जिसमें आके पूछ लीजिए, या तो क्लास के बाद पूछ लीजिए, 6:15 के बाद, 6:30 के बाद से 10-3 क्वेश्चन है बता दीजिए। और नीट वाले भी ये काम कीजिए, इजी पोर्शन पे कमांड रखिए, ठीक है। इजी पोर्शन भी अगर बिगड़ गया तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी बस, और कुछ नहीं। मैकेनिक्स से जितना पढ़ना था मैकेनिक्स में पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस पैरेलली करते रहिए, उसको छोड़िए मत। और मैकेनिक्स के लिए पर भी पूछ लीजिए, और जो इजी पोर्शन है उस पर डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली पूछते रहिए 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन कीजिए जरूर। मैंने आज का टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से ये चीज ऑब्जर्व कर रहा था। बेकार में मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं। अब प्रियांशु जो चीज पढ़ते हैं उसको कॉपी में नोट करके लिखा कीजिए। आप एक ही क्वेश्चन को पता है 10 बार पूछते हैं, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं लिटरली बता कॉलेज में डंडे से मारना स्टार्ट कर देता था, मैं यहाँ पे हाथ उठाना नहीं चाहता, 5-6 सालों से हाथ उठाया नहीं है, क्योंकि मैं उठाता हूँ तो बहुत मारता हूँ, छोड़ता नहीं, या तो कोचिंग छोड़ देगा या तो पढ़ना स्टार्ट कर देगा, दोनों में से एक काम। ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन मत पूछे, मैं ये तो ये कह रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन 4 बार क्यों, जब पहली बार बताया था तो क्यों नहीं लिखा उसको अच्छे से। और वो है आपकी कॉपी में जो आप मॉर्निंग में पूछ रहे थे, वो भी मैंने बताया हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, और वो ढूंढिए कहाँ है, पन्ने पलटते रहिए बैठ के, क्योंकि एक जगह लिखते भी नहीं है, तब भी नहीं मिल रहा। तब भी नहीं मिला, सोचिए क्या रिलेशन बताइए। टी एच माइनस एल और वो सर ऊपर लेफ्ट हैंड में माइनस वो टीएच माइनस मतलब इसमें टीएच डॉट कर दिया इक्वल टू हटा दिया, बस इसके आगे टीएच माइनस हटा दिया, उसको माइनस कर दिया, ये पूरा टर्म है और टीएच माइनस बस यही इज इक्वल टू टी 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 हां, मेरे ख्याल से नेगेटिव स्लोप आएगी और आपका x इक्वल टू एल हो जाएगा, ये 1 हाँ करेक्ट। देखिए सिंपल सा है, आपने क्या कहा, स्टडी स्टेट आ चुकी है, स्टडी स्टेट आ चुकी है इसका मतलब करंट तो सेम रहेगा ना, तो हीट करंट ले लीजिए, हमने लास्ट न्यूमेरिकल इसलिए किया था, वहां पे मैंने वैल्यू ले ली थी, यहाँ पे सब वैल्यू अननोन है बस। तो यहाँ पे अगर आप लोग हीट करंट सीखेंगे तो हीट करंट इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय एल, टेम्परेचर डिफरेंस, ये है। तो स्टडी स्टेट में मैं पूरे करूँ ये इतने से पोर्शन करूँ, करंट तो सेम रहेगा, ठीक।
तो इतने से पोर्शन का अगर मैं हीट करंट लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, के ए डिवाइडेड बाई एल, एल की जगह एक्स, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी माइनस, क्योंकि हम लोग हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, के कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, तो T इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, टी एच माइनस टी एल, यही आ रहा था ना। अच्छा ये इधर आ गया, अब देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, टेम्परेचर और एक्स के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, लीनियर, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप है। ये ग्राफ एग्जाम में पूछा हुआ है, मेंस नहीं पूछा था। ये टेम्परेचर है और ये आपका एक्स है। जब T की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करके भी देख लीजिए, T इज इक्वल टू टी एच होगा, ठीक है। और उसके बाद जब लेंथ आपकी L के इक्वल हो गई तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, वही आ रहा है, एल एल ये कैंसिल हो जाएगा, टी एच कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, टी एल के इक्वल। तो ये लीनियर रिलेशन आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। इसका स्लोप क्या है, टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल, मतलब इसका स्लोप आपको क्या देगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई एक्स, ये तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। नोट कर लिया। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था, ये पढ़ा होगा 9th-10th में, रो एल अपॉन ए। यहाँ पे आपने क्या लिखा, हीट करंट इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी, इसको थोड़ा ऐसे लिखिए, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई के ए, ये हीट करंट है। और यहाँ पे हम लोग जब ओम्स लॉ पढ़ते थे तो करंट इज इक्वल टू लिखते थे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी, जो काम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अभी एक जो हम लोगों ने फ्लूइड पढ़ा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया था, पॉइसन फॉर्मूला, ठीक है। वो इसको हम लोग इसके बाद बताएंगे, क्योंकि हमारे पास बताए इस कॉन्सेप्ट से अगर उस क्वेश्चन को करते हैं तो इजी हो जाती है, इसलिए मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। मैं कोई कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा लेकिन सीक्वेंस से बताऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट के बाद क्या बताना चाहिए, ड्रॉपर वालों को एक सीक्वेंस में बता दें क्योंकि मेरे को लगता है कि उन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हीट करंट से, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, करंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपने कहा था ये आर क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड या जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग नया नाम देते हैं, कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे आप लोग लिखते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ पे आपने आर इज इक्वल टू लिखा एल डिवाइडेड बाई के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए भी और आईटी वालों के लिए, बहुत क्वेश्चन आए यहाँ। डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
कल आप लोग जब टेस्ट देंगे अखिल जी के पास अपने मोबाइल सबमिट कर दीजिए। किसको? नहीं, अपने मन से आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। थर्मल रेजिस्टेंस है ना, तो आरएस मत लिखिए, आरटी ले लीजिए। हैं? हाँ। वो रॉड पे डिपेंड करेगा, अभी तो मैं पूरे रॉड के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, R इज इक्वल टू मैं रो L अपॉन ए लिखता हूँ, तो L का मतलब क्या होता है? पक्का? थोड़ा कॉन्सेप्ट को सुधारते हैं। कौन सा पॉइंट? तो लिख लीजिए यहाँ पे जो आप लोग L लिखते हैं, जैसे आपने हम लोग यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखा था? L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। तो L का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ रॉड इन द डायरेक्शन ऑफ हीट करंट। हीट करंट के डायरेक्शन में रॉड की लेंथ कितनी है, वो L है। लेंथ ऑफ रॉड इन द डायरेक्शन ऑफ हीट करंट। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका क्यूबॉइड है, ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, और ये आपकी सी लेंथ है। ठीक, हीट करंट आपकी यहां से यहां फ्लो कर रही है। ये दिया, मैंने कहा यहाँ पे हायर टेम्परेचर है तो ये लोअर टेम्परेचर है। या तो हीट करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा, या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन हायर टेम्परेचर पे है, कौन सा लोअर टेम्परेचर पे है। तो मैंने कहा कि अगर ये हायर टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे हीट करंट तो इसी डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि इसके लिए आप थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखिए। मैंने कहा कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के है। क्या लिखेंगे? ए डिवाइडेड बाई के इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू सी। ठीक है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस लिखा है। मान लीजिए करंट कैसे जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि इतना आसान था, नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आसान चीज को पढ़ते नहीं है। जैसे अगर टॉपिक भी आएगा ना, अरे आर इज इक्वल टू एल अपॉन के होता है, चलो आगे बढ़ो, और ये ध्यान ही नहीं देते कि एल का मतलब क्या होता है। और एग्जामिनेशन हॉल में सोचे अगर ये क्वेश्चन होता, आपको नहीं पता होता, तो हाथ पाँव कांप जाते हैं। या तो हाथ पाँव कांपते नहीं, कॉन्फिडेंस में मार के चलाते जो आपको मन करता है। ठीक है? अभी तो बहुत अच्छे है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं आप लोगों के, पता नहीं होता है कि क्या कौन लिख रहा है कौन नहीं। जब मैं था तो उस समय सब्जेक्टिव पेपर होते थे, उस समय कहते थे प्री और मेंस। अभी मेंस और एडवांस हो गया, पहले प्री और मेंस होता था। ठीक है, प्री रहता था आपका, तो मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते थे, ठीक है, और मेंस होता था जिसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते थे। तो 50-50 नंबर के होते थे तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। सर इसमें तो सर 20-30% तो ऑप्शन सेट नहीं हो जाते हैं। हो गया, नोट कर लिया? लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ, या सिंपल ऐसे, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, डायमेंशन ऑफ बॉडी,
dimension of body, second material, third direction of heat current, direction of heat current, fourth temperature, fourth temperature। नेक्स्ट लिखिए थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, thermal conductivity depends on first point material, second point temperature, second point temperature। देखिए टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी से समझिए, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि वो कितने आराम से हीट को कंडक्ट कर पा रहा है, हीट को कंडक्ट कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी वाइब्रेशन एनर्जी कितना आराम से इंक्रीज हो पा रही है। मैंने टेम्परेचर भी पहले, मैं ये हीट करंट फ्लो कर रहा था यहाँ से यहाँ, और मैंने अलग से टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो हीट करंट फ्लो और रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ा दी, वाइब्रेशन एनर्जी के मतलब होता है कि हीट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा। आगे से मैं इसलिए वहां पे पॉइंट लिखा था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन नीट में आया था कि टेम्परेचर बढ़ाने इंक्रीज या डिक्रीज से क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ गई। जो जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करें सेम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिपीट होगा 12th में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 12th में नहीं करवाऊंगा अगर रहा तो, ठीक है, 12th में नहीं करवाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ हर एक बैच में, ठीक है ना, क्योंकि टाइम का नहीं पता कि कौन रहे कौन ना रहे, ठीक है, कभी किसी का नहीं पता। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मेरी आदत है बोलने की। चलिए ये देखिए, ये R1 रेडियस है और ये आउटर रेडियस आपका R2 है। ये ऐसा मटेरियल है, हॉलो है, लेकिन बीच वाला पार्ट खाली है और ये भी ऐसे सॉलिड है, ठीक है ना, ऐसे सॉलिड वाला पार्ट है। यहाँ पे आपका ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे है, तो आपसे इसकी लेंथ है L और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K दी हुई है, तो आपसे पूछा गया थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। करेक्ट है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन सॉरी एल अपॉन के होता है, तो यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शन ये हीट करंट तो ऐसे फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये हीट करंट फ्लो कर रही है, तो ये कितने क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, तो वही आगे समझ में, नोट कर लीजिए। वही क्वेश्चन है, अंदर वाला R1 है और ये बाहर वाला R2 है, वही शेडेड पोर्शन है ये वाला।
अंदर का टेम्परेचर हायर है, बाहर का टेम्परेचर लोअर है, हीट करंट कैसे फ्लो करेगी? अंदर से बाहर ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे बाहर फ्लो करेगी चारों तरफ से, तो इसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए हिंट दे रहा हूँ, फिर इसके आगे कल हो जाएगा। हिंट दे देता हूँ, कीजिएगा, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हीट करंट चारों तरफ से बाहर निकल रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको क्रॉस सेक्शन पे देख रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन सामने से यही नजर आएगा, तो आपको नजर आ रहा है हीट करंट ऐसे जा रही है चारों तरफ, बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर टेम्परेचर हायर है और बाहर का टेम्परेचर लोअर है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करूं, क्योंकि यहाँ से अगर मेरे को एल लेना, तो आपने कहा कि एल तो वही होगा जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, आपने कहा R2 माइनस R1, ठीक है। लेकिन जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा, इमेजिन कीजिए ये सिलेंडर है, हीट करंट चारों तरफ से बाहर निकल रही है, तो एक ये आएगा ना सरफेस, ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r इंटू एच, वो तो हमेशा चेंज हो रहा है, हर एक के लिए अलग अलग है। इसका ये है, फिर रेडियस और बढ़ाया इसका कुछ और होगा, फिर रेडियस और बढ़ाया कुछ और होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा, ये, अब सोचिएगा, ठीक है ना, डिफरेंशियल एलिमेंट देखिए। और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हीट करंट है जो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो सेम करंट है ना, जो इधर भी जा रहा है, 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 इसका मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, सीरीज में। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि सेम चीज रिपीट होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और सेम क्वेश्चन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करेंगे। और मंडे से पूछिए फ्लूइड, और जहां तक थर्मो का पार्ट हो चुका है, ठीक है। रोटेशन पे थोड़ा सा रोकिए, ब्रेक लगाइए, करते रहिए, ये नहीं कह रहा ब्रेक लगाने का मतलब, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए। रोटेशन अगर 10 करें तो इसके 100 होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा समझिए, सिलेक्शन चाहिए, मेरे को पीएचडी नहीं चाहिए, बाबा बोल रहा हूँ, पीएचडी के लिए है रेजोनेंस में टीचर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर मंडे को मिलते हैं, इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर।